डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा बीएससी फाइनल ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रोयल्स लॉ। इंपॉर्टेंट क्यों भाई? क्योंकि रोयल्स लॉ के बेसिस पर आगे जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आता है, और अगर आप रोयल्स लॉ को अच्छे से समझ लेते हो तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि बेसिकली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चाहे वो हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, चाहे वो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, और चाहे हमारा वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं वो जो है रोयल्स लॉ से कनेक्टेड है। तो बेसिकली आज इस लेक्चर के अंदर हम चार मेन बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले वेपर प्रेशर क्या होता है, नंबर 2 रोयल्स लॉ है क्या, फिर रोयल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, और फोर्थ होगा रोयल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और फिफ्थ एक पॉइंट ले लेंगे हम रोयल्स लॉ की जो अलग अलग डेफिनेशंस हम दे सकते हैं। लगभग 2 से 3 डेफिनेशन जो हम रोयल्स लॉ के लिए दे सकते हैं वो भी हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिकली वेपर प्रेशर होता क्या है। वेपर प्रेशर की मैं आपको 2 डेफिनेशन बताऊंगा भाई, ठीक है। उन 2 डेफिनेशंस में जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो बहुत इजी है। सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर मतलब वो प्रेशर जो किसके द्वारा एक्सर्ट किया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है, वेपर के द्वारा। दूसरा जो डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, जो दूसरी हमारी डेफिनेशन होगी, उसके अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो पहले डेफिनेशन की डेफिनेशन जो पहली डेफिनेशन हमारी वेपर प्रेशर की वो बहुत ईजियर है। इट इज डिफाइंड एज अ प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय वेपर्स। ये लिख नहीं रहा हूं मैं, सिंपली आसान सी डेफिनेशन हो जाएगी। दूसरी डेफिनेशन में लिख देता हूं आपके लिए, फॉर एनी solid or liquid there is a pressure at which vapor formed above substance is in डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये हम बताएंगे भाई कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड और सॉलिड फॉर्म एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बेसिकली क्या आ गई हमारी वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है। फॉर एनी सॉलिड और लिक्विड, किसी भी सॉलिड या लिक्विड के लिए देयर इज ए प्रेशर एट व्हिच वेपर फॉर्म्ड अबव सब्सटेंस इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये मैं आपको बता रहा था किसमें होंगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम में विद लिक्विड और सॉलिड फॉर्म्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आप इस लैंग्वेज को समझिए एक बार। सपोज कीजिए मेरे पास कोई क्लोज कंटेनर है, मैंने यहाँ पर एक क्लोज कंटेनर ले लिया है, इसके अंदर हमने यहाँ पर कोई भी एक नॉन वोलेटाइल जो वोलेटाइल सॉल्वेंट ले रखा, हमने कोई भी क्या ले रखा है, कोई भी एक वोलेटाइल सॉल्वेंट ले रखा है। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से हीट करूँगा तो इसकी क्या बनने लग जाएंगी भाई, वेपर्स। क्या बनने लग जाएंगी, वेपर्स। अब वो वेपर्स यहाँ पर सरफेस के ऊपर आकर के कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। बाहर क्यों नहीं गई, क्योंकि वेसल जो हमने लिया है वो क्लोज्ड वेसल है, तो जो मैटर का एक्सचेंज है वो सराउंडिंग के साथ नहीं होगा। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ चुके हैं 3 टाइप का जो हमारा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये बेसिकली हमारा क्लोज सिस्टम है, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो होगा क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा कंटिन्यूसली जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। एक ऐसी स्टेज आएगी जब बहुत ज्यादा वेपर्स यहाँ पर कंडेंस हो जाएंगे, तो वेपर्स आपस में कंडेंस होकर के वापस से लिक्विड की फॉर्म में आ जाएंगे। आपने अगर कभी देखा हो, जब हम चाय बनाते हैं, चाय बनाते वक्त जब जो अपना पतीला है उसके ऊपर जब आप प्लेट रख देते हैं तो उसके ऊपर वेपर्स लगी मिलती है आपको। अगर आप उनको उठाओगे तो देखोगे वो वेपर्स कंडेंस होके जो है लिक्विड की फॉर्म में वापस से नीचे की तरफ गिर जाएंगे अगर उनकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है। तो इसी प्रकार से जितना यहाँ से यहाँ जाएगा वेपर की फॉर्म में, उतना ही वेपर से कंडेंस होकर दोबारा से लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा। वो क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, चेंजिंग
जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहे, चेंज होता रहेगा मतलब जितना यहाँ से आ जाए उतना वहां से यहाँ आ जाए। ऐसा नहीं है कि एक बार ये इतना चला गया तो इक्वल इक्वल होगा उसके बाद चेंज नहीं होगा, चेंज होगा लेकिन वो डायनेमिक होगा। डायनेमिक का मतलब क्या है, जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा लेकिन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। दैट इज आवर डायनेमिक नेचर। इसके बाद जो है एक साइंटिस्ट थे हमारे फ्रेंच केमिस्ट जिनका नाम था एफएम रोयल। 1880 के अंदर उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की। उस डिस्कवरी के बेस पर उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए, एक स्टेटमेंट दी, जिसको फिर उनके नाम के बेसिस पर क्या बोला गया, रोयड्स लॉ। तो बेसिकली रोयड्स लॉ जैसा कि मैंने पहले भी बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रोयड्स लॉ बेसिकली क्या है, ये देखा था एफएम रोयल्ट ने इन 1880। कौन थे वे? एफएम रोयल्ट, फ्रेंच केमिस्ट। ठीक है, क्या देखा था उन्होंने देखा जब भी हमारे पास कोई सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर हम बाहर से कोई सब्सटेंस ऐड कर देते हैं तो इमीडिएटली उसका जो वेपर प्रेशर वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और उन्होंने फिर देखा ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है ये हमारे दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर उन्होंने इसके लिए क्या दी थी, स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एफएम रोयल मेड एन इंटरेस्टिंग डिस्कवरी। उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की। क्या लिखा, व्हेन ए सबस्टांस इज एडेड टू ए सॉल्यूशन देन the vapor pressure of the solution decreases. Then the vapor pressure of the solution decreases. इसको आप ऐसे समझिए कि ये कोई सॉल्यूशन है भाई, इसको हम हीट करने लग रहे हैं और लगातार जो है इसकी क्या बन रही है, वेपर्स बन रही है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन अगर मैं यहाँ से क्या ऐड कर देता हूँ, कोई एक सब्सटेंस ऐड कर देता हूँ, इस सब्सटेंस के ऐड होते ही जितनी वेपर्स पहले बन रही थी उसके कंपैरिजन में जो वेपर्स है वो कम बढ़ेगी, यानी वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो इसका रीजन क्या दिया अभी उसने कि जब से सब्सटेंस हम ऐड करते हैं वो कुछ सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब जैसा कि हमें पता है जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया की। अब पहले इतने सरफेस के वेपर्स बने थे हमारे, अब मान लिया सपोज कीजिए इतना एरिया उसने ऑक्यूपाई किया तो इतने स्पेस उसके जो हमारे वेपर्स बनेंगे, सरफेस एरिया डिक्रीज तो उसकी रेट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, मतलब जो उसका वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया भाई कि ये जो डिक्रीज है ना वो मेनली हमारा दो फैक्टर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। वो दो फैक्टर्स उन्होंने कौन कौन से बताए थे। सबसे पहला जो वेरिएबल उन्होंने दिया था कि कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हमने डिसॉल्व किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी जो बात उसने बताई गई इसके फैक्टर को जो इफेक्ट करती है वो था उसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर क्या है जो सॉल्वेंट हमने लिया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है दो वेरिएबल के ऊपर। वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टू वेरिएबल्स। किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, दो वेरिएबल्स। पहला वेरिएबल मैंने आपको क्या बताया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, कि कितना सोल्यूट जो है हमने उसके अंदर डाला है। कैसे, अगर कम डालेंगे भाई तो कम एरिया ऑक्यूपाई करेगा, वेपर प्रेशर कम डिक्रीज होगा, ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा, ज्यादा वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो पहला जो वेरिएबल जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है वो क्या हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट। और दूसरा जो है वो है हमारा उसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर। क्या है उसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर। और इन अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर उसने क्या स्टेट कर दिया, रोयड्स लॉ। अब रोयड्स लॉ की जो डेफिनेशन है भाई मैंने आज तक कभी याद नहीं की है, क्योंकि इसको
याद करना या रटना एक मूर्खता है। मूर्खता क्यों भी? क्योंकि आपको बस एक स्टेटमेंट याद करनी है, छोटा सा फार्मूला जो इसके PA इज इक्वल टू चाई A P नोट A, या फिर इसको ऐसे लिख दिया जाता है PI इज इक्वल टू चाई I P नोट I। I से यहाँ पे क्या मतलब है कि हमारे दो कंपोनेंट हो सकते हैं, हमारे तीन कंपोनेंट हो सकते हैं, चार कंपोनेंट हो सकते हैं। मान लिया दो कंपोनेंट है तो उसको क्या लिख लूंगा PA PB, तीन कंपोनेंट है तो उसको क्या लिख लूंगा PC, चार है तो फोर्थ ले लूंगा मैं PCD, इस प्रकार से। तो ये इनफाइनाइट के लिए दे दिया है, ठीक है। इनफाइनाइट के लिए हमारा फार्मूला यही रहेगा। मान लिया दो कंपोनेंट है भाई A और B, तो A के लिए क्या फार्मूला है PA इज इक्वल टू चाहिए P नोट A, और B के लिए क्या रहेगा हमारा चाहिए B P नोट। अब आप एक चीज देखिए, इसने क्या बोला था भाई, जो वेपर प्रेशर डिपेंड करता है दो वेरिएबल के ऊपर, एक तो मोल फ्रैक्शन और दूसरा उसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर। ये है हमारा मोल फ्रैक्शन और ये है हमारा ओरिजिनल वेपर प्रेशर, और ये क्या हमारा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर, या जो वेपर प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा। तो डेफिनेशन क्या आ गई कि किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें उसके ओरिजिनल वेपर प्रेशर से, तो क्या आ जाएगा उसका वेपर प्रेशर। तो क्या कहता है अगला, इट स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट multiplied by vapor pressure in pure state। उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, उसके वेपर प्रेशर से जो उसकी प्योर स्टेट में। कंडीशन है भाई, ये लाइन आपको जरूर लिखनी है, ये वर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर कंडीशन उस प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर है हमारा वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो दो मान लिया हमारे कंपोनेंट है, PA क्या होगा हमारा चाहिए P नोट A, और PB क्या होगा भाई हमारा चाहिए B P नोट B। क्लियर है? सपोज करो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है और ये क्या है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूट। सपोज करो अब हमें क्या निकालना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो मैं क्या लिख दूंगा PS, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूट। तो PS क्या होगा भाई हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होगा हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूट। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो भाई, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकाल सकते हो, अगर आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर पता है। अब इसके बाद जो रॉयड्स लॉ है भाई, वो दो अलग अलग कंडीशन के लिए दिया गया था। एक कंडीशन जो थी उसमें क्या था कि जो सोल्यूट हम ऐड करेंगे वो वोलेटाइल नेचर का हो, और दूसरा जो सोल्यूट हम ऐड करेंगे वो नॉन वोलेटाइल नेचर का हो। अब इस फर्क को आप समझिए। अब सपोज करिए यहाँ पे ये जो सब्सटेंस हमने ऐड किया ये कैसा है, वोलेटाइल है। जो सोलवेंट है वो तो था ही हमारा वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होता है, विच कन्वर्ट इनटू वेपर्स, जो किसके अंदर बदल जाता है भाई, वेपर्स में बदल जाता है। अब आप एक चीज सोचिए, जो यहाँ पर हम सोलवेंट के वेपर्स की फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ पर सोल्यूट आया वो भी वोलेटाइल है, मतलब जो वेपर बनेंगे अब इसके मिला करके मिलेंगे, मतलब दोनों केस में जो वेपर प्रेशर उसके ऊपर कोई नहीं फर्क पड़ेगा, और सोल्यूट और सोलवेंट के वेपर प्रेशर को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो पहले हम देखेंगे रॉयड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब मैंने आपको बता दिया है, वो सॉल्यूट जो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए भाई, वेपर्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट। ठीक है, या ऐसे लिख लो इसको, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, कोई फर्क नहीं है, अभी आप कौन सी भी स्टेटमेंट जो इसके लिए लिख सकते हो। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को मैं किससे डिनोट कर दूंगा भाई, PS से, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को PA से, और सॉल्यूट के वेपर प्रेशर को PB से। अब रॉयड्स लॉ क्या कहता है,
पी ए किसके बराबर है, चाहिए पी नोट ए, पी बी क्या हमारा, चाहिए पी नोट बी। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर, पी ए की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, चाहिए ए पी नोट ए, प्लस पी बी की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, चाहिए बी पी नोट बी। अब हमने जो पहला लेक्चर मैंने आपको दिया उसमें कंसंट्रेशन टर्म मैंने बताई, मोल फ्रैक्शन में मैंने बताया था चाहिए प्लस चाहिए बी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। चाहिए की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो किसके बराबर होगा, 1 माइनस चाहिए। तो यहाँ पर चाहिए ए की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, 1 माइनस चाहिए, तो पुट करो भाई 1 माइनस चाहिए, क्या रहेगा हमारा बाहर, पी नोट ए प्लस चाहिए बी पी नोट ए बी। पी नोट ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, पी नोट ए माइनस चाहिए बी पी नोट ए प्लस चाहिए बी पी नोट ए बी। अब इसमें चाहिए बी मल्टीप्लाई, इसमें भी चाहिए बी मल्टीप्लाई, इसको मैं आगे ले आता हूँ। हमेशा याद रखेंगे सेम साइड अगर कोई टर्म का चेंज करते हैं तो साइन कभी चेंज नहीं होता, मतलब ये पॉजिटिव है और इसको मैं यहाँ से यहाँ ले आऊँ तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव इसको मैं यहाँ ले जाऊँ तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसको मैं आगे ले आता हूँ, इसको पीछे ले जाता हूँ। तो क्या करेंगे, चाहिए बी पी नोट बी, ये पीछे चलेगा माइनस चाहिए बी पी नोट ए प्लस में पी नोट ए। अब दोनों में क्या कॉमन हमारा, चाहिए बी बाहर निकालने, कॉमन अंदर क्या बच गया, पी नोट बी माइनस पी नोट ए चाहिए बी प्लस में पी नोट ए। ये आ गया हमारा रोयल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब पी नोट बी क्या है, जो सोल्यूट का वेपर प्रेशर है प्योर का, उसमें से अगर हम माइनस कर दें सोलवेंट के वेपर प्रेशर को और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें चाहिए बी से, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट से, प्लस में जो प्योर का वेपर प्रेशर उसको ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा भाई हमारा, उसका वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके लिए ग्राफ भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को डिनोट करेंगे हम, मोल फ्रैक्शन में चाहिए 1 चाहिए भी उस टाइम पे 0, यहाँ पे चाहिए 0 चाहिए भी 1। इस साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ले लेते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए, इस साइड वेपर प्रेशर ऑफ ए बी। अब सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है ज्यादा होता है हमेशा, तो इसको क्या ले लूंगा मैं, पी नोट ए। सोल्यूट का वेपर प्रेशर कम होता है क्योंकि कम क्वांटिटी में है, तो ये होगा हमारा पी नोट बी, और इन दोनों को मिला देने में क्या आ गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन पी ए प्लस ए पी बी। ये हमारा पी बी है, इसके बराबर लिख सकता हूं चाहिए बी पी नोट बी। ये हमारा पी ए है, इसके बराबर लिख सकता हूं चाहिए पी नोट बी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं रोयल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। उसके बाद आता है हमारा रोयल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है भाई, जो किसके अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ पर जो सब्सटेंस हमने डाला आपकी बार वोलेटाइल नहीं है, वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। मतलब जो वेपर्स बनेंगी केवल किसकी बनेंगी, सॉल्वेंट की। सोल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो तो क्या होगा 0, क्योंकि सोल्यूट जो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या था हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। अब सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है केवल वो एग्जर्ट होगा, सोल्यूट का नहीं होगा। सोल्यूट क्या होगा 0, तो मैं क्या लिख दूंगा पीबी को 0। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब पीएस किसके बराबर, पीए प्लस 0। पीए की वैल्यू क्या थी हमारी, पीए किसके बराबर था भाई, चाहिए ए पी नोट ए, वैल्यू पुट कर देंगे पीएस इज इक्वल टू चाहिए ए पी नोट ए। अब प्रेशर की टर्म एक साइड कर लीजिए आप, पीएस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू चाहिए। अब अगर एक में से इन दोनों को मैं माइनस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक में से इसको माइनस कर दूं, एक में से इसको माइनस कर दूं तो कोई चेंज नहीं होना, सेम क्वांटिटी रहेगी। तो क्या करता हूं 1 माइनस पीएस अपॉन पी नोट ए, 1 माइनस का चाहिए, एलसीएम ले लेंगे हम हमारा पी नोट ए, इसको 1 से डिवाइड कर लेता हूं, तो क्यों 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, पी नोट ए 1 से क्या आ गया हमारा पी नोट ए माइनस ये पी नोट ए से पी नोट ए एक आ गया, एक को मल्टीप्लाई करें पीएस से पीएस, 1 माइनस चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था चाहिए प्लस चाहिए किसके बराबर है, 1 के बराबर। अगर चाहिए को उस पर ले जाऊं तो चाहिए किसके बराबर आएगा हमारा 1 माइनस चाहिए, तो 1 माइनस चाहिए की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, चाहिए बी। क्लियर है। अब पी नोट ए माइनस पीएस क्या हमारा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नोट ए माइनस पीएस अपॉन पी नोट ए, इस पूरी टर्म को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोला जाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर। और अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने तो आपको चाय बी की वैल्यू हमेशा पुट करनी आनी चाहिए। न्यूमेरिकल के लिए चाय बी क्या हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। याद रखेंगे लिया था हमने सॉल्वेंट, लेकिन वन में से माइनस कर दिया तो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन बच गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट। ठीक है, तो चाहे भी किसके बराबर होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो चाहे भी किसी और क्या पुट कर सकता हूं मैं, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। तो इस प्रकार से ये क्या आ गया हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन ए वेपर प्रेशर। अगर यहाँ पे देखेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो आई है हमारी, उसमें ये किसके डायरेक्टली आ रहा है, नंबर ऑफ ए मोल्स के। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन हम सेकंड डेफिनेशन लिख सकते हैं रोल्स लॉ के लिए। क्या लिखेंगे भाई, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, relative lowering of vapor pressure of a solution containing a non-volatile solute, is equal to mole fraction of solute in a solution। आगे ना भाई, इसके बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे ले लेते हैं भैया, क्या है हमारी इक्वेशन, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A बराबर है NB अपॉन NA प्लस NB। अब सपोज करो भाई जो सॉल्यूशन हमारा बहुत डाइल्यूट कर देते हैं हम। ठीक है, क्या लिखेंगे, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन NB इज वेरी स्मॉल। जो हमारा सम टोटल में आया है, ये जो NB है ये हमारा बहुत छोटा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेगलेक्ट कर देंगे, हेंस NB कैन बी नेगलेक्टेड एज कंपेयर्ड टू NA। तो NA के कंपैरिजन में भी इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो नेगलेक्ट करने तो क्या इक्वेशन आएगी, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू NB अपॉन NA। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, N2 बाई N1 भी लिख सकता हूं। अब P नॉट A क्या हमारा कांस्टेंट, P नॉट A इज कांस्टेंट, तो डायरेक्टली का साइन आ जाए P नॉट A माइनस PS, इसके बराबर आ जाएगा हमारा N2 बाई N1, जहां पे N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्वेंट। अब जो N1 है, किसी भी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम सेम क्वांटिटी डिसॉल्व करते हैं तो उसकी जो वैल्यू हो वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी हमेशा। तो क्या लिखेंगे, फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट N1 इज आल्सो कांस्टेंट। जो N1 है वो भी हमारा क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। ये भी कांस्टेंट ले लूंगा मैं। अब P नॉट A लिया था भाई, तो यहाँ पे किसका साइन था, हमारा डायरेक्टली का साइन आएगा, इक्वल का नहीं डायरेक्टली का आएगा, ये भी हमारा कांस्टेंट होगा। तो P नॉट A माइनस PS क्या आएगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। ये हमारी थर्ड डेफिनेशन आ गई है भाई रोयल्स लॉ की। क्या कहती है ये, अगर हम कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं सेम क्वांटिटी ऑफ किसी भी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, तो जो वेपर प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट के। क्लियर है, तो क्या लिखेंगे भैया हमें, फॉर ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सेम क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट, द lowering in vapor pressure is directly proportional to number of moles of a solute। ये क्या आ जाती है हमारी थर्ड डेफिनेशन ऑफ रोयल्स लॉ। ठीक है, तो ये था भी हमारा रोयल्स लॉ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम निकालेंगे जो टोटल वेपर प्रेशर होता है और जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज है हमारी इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो हमारा एंथैल्पी चेंज देखी, चाहे वो हमारा हीट चेंज देखी, किसी भी टर्म में हम उसको देखेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।